हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, जो कि कहाँ से लिए गए हैं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ से उदय हुआ है उनका, और कहाँ से ये प्रचलन में आए हैं। तो वो सब कुछ हम बात करेंगे, लेकिन पूरा वीडियो अंत तक आप वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे शास्त्रीय नृत्यों की। तो देखिए, हम लोग शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय ऐतिहासिक संदर्भ में जो नृत्य के प्रमाण हैं वो कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं, ये पहले पॉइंट में। सबसे पहला देखिए, भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र। जो नाट्य शास्त्र है वो भरत मुनि के द्वारा रचा गया था, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनका उद्भव कहाँ से हुआ है। दूसरा, पाषाणकालीन गुफाएं जो हैं उनके उनसे भी हमें ये जानकारी मिलती है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं वो कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग नाट्य शास्त्र के बारे में हम लोग देखेंगे कि नाट्य शास्त्र आखिर है क्या, इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा रचित एक ग्रंथ है। किसके द्वारा रचा गया था? भरत मुनि के द्वारा रचा गया था, जिसमें न केवल नृत्य बल्कि नाटक, संगीत इत्यादि की उत्पत्ति एवं विकास के दिशा एवं निर्देशों के बारे में व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो नाट्य शास्त्र है वो सिर्फ और सिर्फ संगीत, नाटक और जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में ही व्यापक रूप से हमें बताती है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था? तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया, ठीक है। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा। तो आप लोग यहाँ से दो बातें याद रखना कि जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, कि नाट्य शास्त्र से। कहाँ से मिलते हैं? नाट्य शास्त्र से। और नाट्य शास्त्र को किसके द्वारा लिखा गया है? तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। तो दो बातें यहाँ से, नंबर एक, नाट्य शास्त्र में जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में बताया गया है। और दूसरा, शास्त्रीय जो नाट्य शास्त्र है उसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे जो तुम्हारी नाट्य शास्त्र है उसके बारे में, हालांकि इस ग्रंथ की रचना काल के संबंध में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है, लेकिन इतिहासकारों का मत है कि संभवतः इस ग्रंथ की रचना भरत मुनि के द्वारा 400 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य की गई थी, ठीक है। क्योंकि जो नाट्य शास्त्र है इसको एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता सकते हैं कि इसको 100 ईसा पूर्व में लिखा गया था या फिर 100 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। इसको बस एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इसको 100 ईस्वी ईसा पूर्व या फिर 400 ईसा पूर्व में या फिर 100 ईस्वी के मध्य लिखा गया, क्योंकि जो भरत मुनि इनका ही अभी सही से पता नहीं चल पाया कि इनका जन्म कब हुआ था। अगर इनके जन्म की बात अगर हमको पता चल जाए, इतिहासकारों को इनके जन्म के संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि अगर इनका जन्म इस ईस्वी में हुआ होता तो इसी ईस्वी में नाट्य शास्त्र की क्या गई होगी, रचना लिखी गई होगी, है ना। तो बात यहीं पर फंसती है। तो दूसरा, इस प्रकार के ग्रंथों की उत्पत्ति मूलतः शिव के तांडव से हुई है। ये नाट्य शास्त्र में बताया गया है कि इस प्रकार के ग्रंथों की उत्पत्ति जो है वो शिव के तांडव से हुई है। इसके बाद शिव ने नृत्य के बारे में ब्रह्मा को अवगत करवाया और ब्रह्मा के द्वारा यह जानकारी अन्य ऋषियों तक पहुंची। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नृत्य कला का विकास हुआ है। ये बातें किसने बताई हैं? भरत मुनि जी ने बताई हैं। क्या बताया है कि भरत मुनि के अनुसार ये बताया गया है कि जो नृत्य है इसकी मूलतः शिव के तांडव से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बारे में जो है वो शिव ने ब्रह्मा को अवगत करवाया और ब्रह्मा ने इसके बारे में अन्य ऋषियों तक पहुंचाया इस बात को। तो इस प्रकार नृत्य कला का विकास हो गया। तो गाइस, आप लोग थोड़ा यहाँ पे थोड़ा चिल्लाहट हो रही होगी तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा यार, क्योंकि यहाँ सब ऐसे ही चलता रहता है। 1 मिनट, बस 1 मिनट के बाद सब सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र ग्रंथ के अनुसार नृत्य की उत्पत्ति का मूल शिव का तांडव है तथा पार्वती का लास्य है। अब यहाँ से एक बात याद रखना तुम लोग, जो तांडव है, यहाँ से एक बात याद रखना आप लोग, तांडव जो है इसको शिव के द्वारा किया जा सकता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि जब भी कहीं तांडव होता है तो शिव का उसमें आक्रामक रूप देखने को मिलता है। आक्रामक का मतलब होता है वो जो प्रदर्शन प्रभाव होता है ना, उसमें एक आक्रामकता जैसी, उसमें मूल रूप उसमें आक्रामकता होती है। लेकिन जो लास्य होता है ये पार्वती के द्वारा किया जाता था, ठीक है। जो लास्य है वो पार्वती के द्वारा किया जाता था और ये एक सहज, कोमल और उदार प्रकृति का है, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करेंगे तांडव की तो ये आक्रामक शैली को इंगित करता है और जो लास्य है वो कोमल एवं उदार शैली को इंगित करता है। जैसे यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र ग्रंथ के अनुसार नृत्य की उत्पत्ति शिव के तांडव और पार्वती का लास्य है। यहीं से जो नृत्यों की उत्पत्ति होती है वो यहीं से होती है।
वस्तुतः शिव जी के तांडव नृत्य का स्थित रूप ही लास्य है। हमने ये बताया यहाँ से कि जो शिव का तांडव है उसका जो स्त्री तत्व रूप ही वो क्या है, वो लास्य है। ठीक है, तांडव नृत्य उग्रता एवं आक्रामकता शैली को इंगित करता है, जबकि लास्य जो है वो कोमल, उदार एवं सहज प्रकृति का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं शास्त्रीय नृत्य। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताया गया वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। भारतीय नाट्य अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के हैं। सबसे पहला भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और कथकली, कथकली कहाँ का है, तो ये बताओगे आप, केरल का है। ठीक है, कहाँ का है, ये केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। और उड़ीसी, जैसे कि उड़ीसी शब्द से आपको जाहिर हो रहा है कि ये कहाँ का हो सकता है, तो ये उड़ीसा का हो सकता है। कथक, ये उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, ये उत्तर भारत का है। उत्तर भारत में यानी कि बिहार हो गया तुम्हारा, उत्तर प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया। ठीक है, हालांकि इसके कई रूप प्रचलन में हैं। ठीक है, और मोहिनी अट्टम ये भी कहाँ का है, तो ये भी केरल का हो जाएगा। और मणिपुरी, नाम से ही पता चल रहा है कि ये मणिपुर का होगा। और एक तुम्हारा बचा है सत्रिया डांस। ठीक है, क्या बचा, सत्रिया डांस, और ये कहाँ का है, तो ये है असम का। ठीक है, कहाँ का है, असम का। ठीक है, तो भारत में नाट्य अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य जो है 8 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथक, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और सत्रिया। मैंने आपको बताया कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, कथक उत्तर भारत का जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मोहिनीअट्टम जो है केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है और सत्रिया असम का है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, आपसे एक यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको, अभी तक तो हम सिर्फ बता रहे थे कि शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पहले शास्त्रीय नृत्य के जो बहुत फेमस है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें जितने भी सारे शास्त्रीय नृत्य तुम याद कर लो और एक इसको याद कर लो। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य के अन्य नाम दासियट्टम, तंजावुर नट्यम, शादिर इत्यादि हैं। शादिर नाम याद रखिएगा, क्योंकि तंजावुर नट्यम, दासियट्टम ये तो आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु के हैं, क्योंकि भरतनाट्यम ही कहाँ का है, तमिलनाडु का है। लेकिन आप लोग शादिर से कन्फ्यूज हो सकते हैं, और शादिर नृत्य आप लोग याद रखिएगा कि शादिर कहाँ का है, तो ये है तमिलनाडु का, और इसी को क्या बोलते हैं, भरतनाट्यम बोलते हैं। सर्वप्रथम इस नृत्य का वर्णन जो है भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में किया गया है। दक्षिण में सबसे पहला उल्लेख जो है शिल्पट्टा पाटिकाराम में मिलता है। ठीक है, ये तमिलनाडु का एक महाकाव्य है, शिल्पट्टिकाराम। ठीक है, इसमें भी क्या मिलता है, नाट्य, इसमें भी जानकारी मिलती है कि भरतनाट्यम जैसा कोई नृत्य होता है। भरतनाट्यम नृत्य में भाव, राग और ताल तीनों का संयोग होता है, और इन्हीं तीनों कलाओं का मिश्रण भरतनाट्यम कहलाता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं भरत, ये भरत, भरत। ठीक है, भा से क्या हो सकता है, यहाँ से भाव हो सकता है। ठीक है, रा से क्या हो सकता है, तो रा से हो सकता है राग हो सकता है। ठीक है, और ता से क्या हो सकता है, ताल। तो भाव, राग व ताल तीनों के मिश्रण से तुम्हारा बनता है भरतनाट्यम, और ये कहाँ का नृत्य है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वस्तुतः इस नृत्य की उत्पत्ति जो है देवदासियों से मानी जाती है। जैसे कि अभी एक मूवी आई थी, शायद साउथ इंडियन मूवी थी, उसमें कोई, उसमें भरतनाट्यम के बारे में सब कुछ बताया गया है कि देवदासियाँ कैसे नृत्य करती थीं और उसको कैसे गुलाम बना के रखा जाता था कुछ ऋषियों के द्वारा जो मंदिरों में रहते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है इस प्रकार का कोई भी घटना देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि अब देवदासियों के द्वारा ना करके केवल ये देवदासियों पर ही डिपेंड नहीं रहा है। ठीक है, अब इसे पुरुषों व महिलाओं के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देवदासियों की परंपरा अब समाप्त हो गई है, लगभग समाप्त हो गई, 90% हम लोग कह सकते हैं कि देवदासियाँ भारत में नहीं रही हैं। ठीक है, तो वस्तुतः नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों से मानी जाती है, और यह नृत्य मंदिरों में किया जाता था। इतिहासकारों के अनुसार भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत मूलतः तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा हुई थी। तमिलनाडु के चिदम्बरम के प्राचीन मंदिरों में इस नृत्य को करती हुई महिलाओं की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। मध्यकाल में
ठीक है, मध्यकाल में देवदासियों के द्वारा किए जाने के कारण, यहाँ पे लिख लिए देवदासियों के द्वारा किए जाने के कारण इस नृत्य को उचित सम्मान नहीं मिल पाया था। ठीक है, मध्यकाल में ये परंपरा थी कि जो महिलाएं हैं वो नृत्य नहीं करेंगी और इस नृत्य को केवल देवदासियों के द्वारा ही किया जाता था। तो इस काल में इन लोगों को ज़्यादा उचित सम्मान नहीं मिल पाया और ऐसे कह सकते हैं कि ये नृत्य था वो एक अपने ऐसे कह सकते हैं कि गिरते हुए अपने स्तर पर था, एकदम गिरते हुए स्तर पर। ठीक है, लेकिन आगे देखिए हम लोग, ब्रिटिश काल में मंदिरों में नृत्य पर रोक लगा दी गई थी। जब ब्रिटिश काल आया तो यहाँ पे रोक लगा दी गई मंदिरों पे, जिस कारण यह नृत्य पहली बार मंदिर के बाहर किया जाने लगा। 20वीं सदी में कृष्ण, यह नाम याद रखना, कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी देवी, ये दो नाम ऐसे हैं जो आपको परीक्षा में पास करवा सकते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर आपको दिलवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी देवी जो है इस नृत्य से संबंधित दो फेमस व्यक्ति हो जाएंगे जिन्होंने भरतनाट्यम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रुक्मिणी देवी ने इस नृत्य को अखिल भारतीय स्तर पर उचित पहचान प्रदान करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। ठीक है, नाम याद रखना, नोट बी पॉइंट है। ठीक है, वर्तमान में इसने अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाते हुए भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में प्रमुख स्थान पा लिया है। ठीक है, भरतनाट्यम को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भाग कौन कौन से आप लोग देख लीजिएगा। नंबर एक नृत्य जिसमें शारीरिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है उसको नृत्य कहते हैं। और अभिनय, इसमें मुख्यतः चेहरे के माध्यम से भावों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग, इसको 2 भागों में बांटा जाता है, भरतनाट्यम को 2 भागों में बांटा जाता है। एक हो गया कौन सा, एक हो गया नृत्य और दूसरा क्या हो गया, अभिनय। नंबर 1 नृत्य हो गया और दूसरा क्या हो गया, अभिनय। ठीक है, अभिनय में हम लोग कह सकते हैं कि अभिनय में केवल चेहरे के भाव को इम्प्रेस किया जाता है, यानी कि चेहरे के भावों से प्रदर्शित किया जाता है, और जो नृत्य होता है उसको शारीरिक गतिविधियों के द्वारा संचालन किया जाता है। वस्तुतः भरतनाट्यम केवल नृत्य ही नहीं अपितु यह एक कथा, नृत्य और नाटक तीनों का सम्मिलित रूप है। हालांकि नृत्य की प्रधानता होने के कारण इसे मूलतः नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है। भरतनाट्यम एकल नृत्य है, नोट बी पॉइंट। भरतनाट्यम कैसा नृत्य है, ये एकल नृत्य है। ठीक है, एकल, इसे एक व्यक्ति करता है। भरतनाट्यम को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, 3 भागों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन से भाग हैं आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। नाट्य, इसमें इस नृत्य प्रस्तुत करके इसमें कथा बताई जाती है, और जो नृत्य होता है इस अंग में ताल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि नृत्य होता है अंग में नृत्य और नाट्य दोनों होते हैं। भरतनाट्यम में 5 प्रकार के आसन भी होते हैं, नोट बी पॉइंटेड। भरतनाट्यम में 5 प्रकार के आसन होते हैं, कौन कौन से, पद्मासन, सृष्टि आसन, योगासन, वीरासन और सिद्धासन। तो हम लोग यहाँ से एक पॉइंट और याद रख लेना आप लोग, भरतनाट्यम में कितने प्रकार के आसनों के बारे में बताया गया है, तो भरतनाट्यम में 5 प्रकार के आसनों के बारे में बताया गया है। कौन कौन सा, पद्मासन, सृष्टि आसन, योगासन, वीरासन और सिद्धासन। ठीक है गाइस, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो गाइस आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहीं तक था अपना भरतनाट्यम। ठीक है, और तो भरतनाट्यम खत्म हो गया। कल हम लोग बात करेंगे कुचिपुड़ी की, और कुचिपुड़ी नृत्य अगर आपको पूरी तरीके से अगर शुरू से इसको पढ़ना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और जय हिंद।